95% लोग स्टॉक मार्केट में लॉस कर देते हैं, और उन 95% में से 50% लोगों में एक चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन होती है, वो ये होती है कि उन्हें बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट भी नहीं पता होता है। ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग लर्न करने वाले बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, एंड ये आप फिनिश कर देते हो तो इट मीन्स यू विल बी ऑन टॉप 50% पीपल जिन्हें बेसिक्स पता है। एंड यू ऑल्सो नो कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट या कोई भी चीज का बेसिक हैज इट्स ओन वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं मेरा स्क्रीन शेयर ऑन कर लेता हूँ। ऑल राइट। सो एज यू कैन सी, मैंने बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट को ऑन कर लिया है। सो फर्स्ट थिंग क्या है, व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक बोल लो, इक्विटी बोल लो, स्मॉल ओनरशिप बोल लो, या शेयर बोल लो, सबका मतलब सेम ही होता है। ठीक है। ये बेसिकली एक फंडिंग को रेस करने का प्रोसेस बोल सकते हो। ठीक है। एग्जाम्पल, कोई कंपनी है एबीसी इंटरनेशनल। ठीक है। एबीसी इंटरनेशनल को कुछ पैसों की जरूरत है, लाइक 100 करोड़ या 200 करोड़। अब उसके पास ऑप्शन है कि वो दूसरे फाइनेंशियल कंपनी से लोन ले सके, जिसके लिए लाइबिलिटी ज्यादा होती है, एंड थोड़ा वो कम बेनिफिट कर पाता है एबीसी इंटरनेशनल को। दूसरा ऑप्शन होता है कि वो अपने कंपनी को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करे और कुछ पार्ट्स को पब्लिक में बेच दे इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। ठीक है। एंड इसका एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं आईपीओ। ठीक है। तो आईपीओ के प्रोसेस से कंपनी का जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स है वो पब्लिक में सेल हो जाता है, एंड जो पैसे आते हैं वो कंपनी के पास चले जाते हैं। फिर कंपनी उस पैसे को यूज कर सकती है, जो भी प्रॉफिट होता है वो कंपनी अपने मैनेजमेंट में शेयर करती है, एंड कुछ अपने शेयर होल्डर्स को दे सकती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है। नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो लोगों को शायद नहीं पता होगी, कि अगर आपने एक बार कंपनी से शेयर खरीद लिए हैं तो आप कंपनी को शेयर रिटर्न नहीं करते हो। जो आप सेल करते हो वो दूसरे पर्सन के पास चला जाता है जिसको वो शेयर चाहिए होता है। मतलब वो पर्सन टू पर्सन, पीयर टू पीयर वो शेयर्स घूमता रहता है। ठीक है। हमारे और कंपनी के बीच में ट्रांजेक्शन सिर्फ एक ही बार होता है, वो होता है आईपीओ के टाइम पे, उसके बाद नहीं होता है। उसके बाद हुआ तो एक आध बार हो सकता है, एंड वो प्रोसेस थोड़ा अलग है। ठीक है। वो एवरीडे नहीं होता है। एवरीडे जो प्रोसेस होता है वो पर्सन टू पर्सन होता है, शेयर होल्डर्स के बीच में होता है। जैसे मुझे बाय करना है एंड आपको सेल करना है, और मार्केट में और कोई सेलर अवेलेबल नहीं है, तो आपका जो सेल किया हुआ शेयर है वो ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगा। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज स्टॉक। ये प्रोसेस जो है, ये छोटा सा पार्ट जो मेरे को मिल गया, स्मॉल ओनरशिप मुझे मिल गया, इसको स्टॉक बोलते हैं। अब इसको ओनरशिप इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि समवेयर मैनेजमेंट का कुछ कुछ डिसीजंस में हमारा इक्विटी हमारा इक्विटी क्योंकि इन्वॉल्व होता है, तो हम लोग उसके अंदर पोल भी कर सकते हैं। ठीक है। हम उसमें पोल कर सकते हैं। एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, वहां पे हम लोग पोल कर सकते हैं, एंड हमारा डिसीजन जो है वो कंसिडर किया जाता है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया कि ये स्टॉक होता क्या है। स्टॉक मीन्स बेसिकली अ स्मॉल ओनरशिप। ठीक है। आप इसे फॉर एवर भी होल्ड कर सकते हो, या प्रॉफिट में आने के बाद सेल कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो इसे इन केस अगर उसके अंदर लॉस होने लगे तो भी आप उसको सेल कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज स्टॉक मार्केट। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट क्या होता है? जैसे हर एक चीज का एक मार्केट होता है, फ्रूट मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, फिश मार्केट, तो वैसे ही एक स्टॉक मार्केट होता है। स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स मिलते हैं। ठीक है। इंडिया में दो बहुत ही बड़े स्टॉक मार्केट है, एंड दे आर बीएससी एंड एनएससी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अराउंड 5000 स्टॉक्स मिल जाएंगे आपको, एंड एनएससी में आपको अराउंड 2000 स्टॉक्स मिल जाएंगे। ठीक है। एंड ये दोनों अलग अलग नहीं होते, मतलब जो स्टॉक एनएससी में मिल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो बीएससी में नहीं मिलेंगे, कॉमन रहते हैं थोड़े थोड़े। ठीक है। एंड मोस्टली एनएससी के सारे स्टॉक्स जो है वो बीएससी में अवेलेबल रहते हैं, पर बीएससी के कुछ कुछ स्टॉक्स है वो एनएससी में अवेलेबल नहीं होता है। बीएससी जो है वो सबसे ओल्डेस्ट एक्सचेंज बोल सकते हो इंडिया का। ठीक है। जो 19th सेंचुरी से ऑलमोस्ट चल रहा है, जब से स्टॉक मार्केट आया है इंडिया में वो टाइम से चल रहा है। नॉट 19th सेंचुरी, सॉरी, 20th सेंचुरी। फिर लेटेस्ट में जो है अभी एनएससी ज्यादा चलता है। सो ये हो गया स्टॉक मार्केट की बात। ठीक है। एंड हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग जो है डायरेक्टली ये बीएससी या एनएससी से शेयर्स को नहीं खरीद सकते। इसके लिए बीच में एक ब्रोकर लगता है, एंड वो ब्रोकर होता है आपका अपना डीमेट अकाउंट। ठीक है। जो भी आप डीमेट अकाउंट यूज कर रहे हो, अपस्टॉक, जीरोधा,
फायर्स, वो सब क्या होता है, वो सब ब्रोकर्स होते हैं, वो हमारे एंड इस स्टॉक मार्केट के बीच का गैप बनते हैं, ब्रिज बन जाते हैं। ठीक है, सो ये हो गई अबाउट स्टॉक मार्केट। थर्ड वन इज स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट। मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल एरिया है तो हर कोई चाहेगा पार्टिसिपेट करना। तो तीन मेजर कैटेगरी होती है पार्टिसिपेंट्स की। फर्स्ट इज रिटेल इन्वेस्टर, अपने जैसे लोग, छोटे इन्वेस्टर्स लोग जिसके पास पैसे कम होते हैं। सेकेंड जो है वो है HNI। HNI इज हाई नेटवर्क नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, जिनके पास रिटेल इन्वेस्टर से ज्यादा में पैसा होता है, जैसे 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, ये सब होते हैं हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स। एंड थर्ड वन जो होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो सबसे बड़े लेवल पे खेलते हैं, सबसे जो बोल सकते हैं दे आर द बिग प्लेयर्स। जो भी मार्केट में मूवमेंट आती है वो इस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की वजह से आती है, क्योंकि ये लोग बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाय सेल करते हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाय करते हैं, तो इसके लिए डिमांड बढ़ जाती है स्टॉक की, एंड उसका प्राइस जो है वो ऊपर जाना चालू हो जाता है। एंड अगर कोई शेयर में से इस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने उनके पैसे निकाले तो बहुत ही डिमांड गिरने की वजह से उसका प्राइस भी गिरना चालू हो जाता है। तो इसलिए इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अगर हम लोग इनके फुटप्रिंट्स को कैसे, मतलब कोई तरीके से फॉलो कर सकते हैं तो हम लोग मेजर टाइम्स प्रॉफिट में रहेंगे। तो कैसे इन्हें फॉलो करना है ये हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है, सो ये हो गई अबाउट स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट। फोर्थ वन है ट्रेडिंग स्टाइल। ठीक है, अब जैसे कि ह्यूमंस में प्रोफेशन को देखा जाए तो सबका अलग अलग होता है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है। वैसे ही ट्रेडिंग स्टाइल जो है ये भी थ्री अलग अलग टाइप्स की है, और इसे भी अलग अलग टाइप के लोग करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन जो है ये है पोजिशनल ट्रेड, जिसके अंदर आप कोई शेयर को लेके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, 6 महीना, 1 साल, 5 साल, कभी कभी लाइफ टाइम के लिए भी बोल सकते हो। ठीक है, ज्यादा करके कौन करता है ये, जॉब पर्सन, जिनके पास टाइम कम होता है, जो ज्यादा स्क्रीन को टाइम नहीं दे सकते, वो लोग करते हैं ये पोजिशनल ट्रेड। सेकेंड वन होता है स्विंग ट्रेड, जो 1 वीक 1 मंथ के आसपास होता है, जो स्क्रीन को थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं। ठीक है, वो लोग ये स्विंग ट्रेड लेते हैं। थर्ड वन इज इंट्राडे, जो स्क्रीन को अच्छा खासा टाइम दे सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेके शाम को, नॉट शाम को, 1 बजे तक, 3 बजे तक, जब 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 बेसिकली मार्केट जब भी ओपन रहता है, मार्केट का टाइम है 9:15 बजे से लेके 3:30, 9:15 से लेके 3:30 तक। तो वो टाइम पे जो लोग एक्टिव रह सकते हैं वो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं। एंड लास्ट वन इज स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग एक ऐसी टाइप की ट्रेड है जो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, मतलब आपने कोई चीज लिया, 1-2 मिनट में उसका रिजल्ट आ गया। इंट्राडे ट्रेड को टाइम लग सकता है 10 मिनट्स, 15 मिनट, 30 मिनट्स, 1 आवर समटाइम्स। पर स्कैल्पिंग जो है वो बहुत ही छोटी टाइम फ्रेम पे होती है, बहुत ही जल्दी उसका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये भी अलग अलग टाइप के लोग करते हैं, ये ज्यादा करके जॉब पर्सन करते हैं, ये भी जॉब पर्सन, ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हो सकते हैं या बिजनेस ओनर्स हो सकते हैं, और ये ऐसे लोग होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस है बट हु आर विलिंग टू टेक हाई रिस्क। ठीक है, ये बहुत ही रिस्की होता है, ये थोड़ा कम रिस्की होता है, ये सबसे कम रिस्की और ये सबसे लोवेस्ट रिस्की। ठीक है, तो ये हायरार्की भी है डिफिकल्टी लेवल का, कि ये कम डिफिकल्ट है, ये थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, ये और ज्यादा डिफिकल्ट है, ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, हाउएवर डिफिकल्ट है तो रिवॉर्ड्स भी उसके साथ थोड़ा सा ज्यादा रहता है। नाउ लास्ट, नॉट लास्ट, ट्रेडिंग स्टाइल के बाद देखते हैं अपन ट्रेडिंग सेगमेंट। जैसे कि कोई पर्सन है, कोई पर्सन, समझो कि कोई रिटेल इन्वेस्टर है, उसने डिसाइड किया उसका ट्रेडिंग स्टाइल रहेगा पोजिशनल। अब पोजिशनल में वो क्या चूज करे, कि वो कौन सी चीजों को बाय सेल करे। ठीक है, तो वो उस चीज के लिए उसे ट्रेडिंग सेगमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से चीजों को वो बाय सेल करे। तो फर्स्ट टाइप की चीज ट्रेडिंग सेगमेंट में जो आती है वो है इक्विटी। ठीक है, इक्विटी मतलब बेसिकली ऑलरेडी जो मैंने आपको बता दिया है, जिसके अंदर आप स्मॉल ओनरशिप बन जाते हो, स्मॉल ओनर बन जाते हो कंपनी के, जिसके अंदर आप, आपके पास जिसके अंदर वोटिंग राइट्स होता है, जिसको आप बेसिकली लेकर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना प्रेफर करते हो, वो इक्विटी होता है। ठीक है, सेकेंड वन इज डेरिवेटिव, जो बेसिकली एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो उसके अंदर आप कोई स्मॉल ओनरशिप नहीं होती, आपकी ओनरशिप नहीं होती है, बट यस उसके अंदर प्रॉफिट किया जा सकता है। ठीक है, सो उसे हम लोग डीप डाइव करेंगे आने वाले मॉड्यूल्स में, क्योंकि वो थोड़ा एडवांस टॉपिक है। सो राइट नाउ अभी के लिए आप इतना याद रखो कि एक इक्विटी होता है,
और एक होता है डेरिवेटिव जिसके अंदर अपन ओनर बनते हैं, इसके अंदर ओनर नहीं बनते। स्मॉल ओनर बन सकते हैं, इसके अंदर स्मॉल ओनर यहाँ पे नहीं बन सकते। ये बस एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद आता है एनालिसिस। चलो कि मालूम पड़ लिया, समझो कि कोई पर्सन है, स्टार्टिंग में जैसा बताया रिटेल इन्वेस्टर है, उसने डिसाइड किया पोजिशनल ट्रेड लेना है उसको, उसने यहाँ से भी सिलेक्ट कर लिया कि उसको कौन से टाइप का सेगमेंट में जाना है। अब उसे सेलेक्ट करना रहेगा स्टॉक को, ठीक है। तो उसके लिए उसे क्या करनी पड़ेगी, एनालिसिस। एनालिसिस जो है दो टाइप की होती है, एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होती है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में आप कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ते हो, कंपनी के रेशियोज के बारे में पढ़ते हो, फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में पढ़ते हो, जैसे कि पी रेशियो हो गया, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, या डेब्ट इक्विटी रेशियो। बहुत सारे अलग अलग रेशियो होते हैं, उन सब की चीजों के बारे में पढ़ते हो। कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ते हो, कब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, कितना डिविडेंड डिक्लेयर करती है, लास्ट 10 ईयर्स में उसका CAGR परसेंटेज के बेसिस पे कितना रिटर्न्स आ रहा है, ये सारी चीजें आप पढ़ते हो, ठीक है। सेकंड जो होता है वो होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में आप इक्विटी जो भी शेयर है उसका चार्ट देखते हो, चार्ट के बेसिस पे कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश करते हो, एंड उसके बेसिस पे ट्रेड लेते हो, चार्ट्स के बेसिस पे प्योरली। उसके अंदर आप फंडामेंटल्स को नहीं देखते हो। नाउ फंडामेंटल एनालिसिस कौन करता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो लोग फंडामेंटल एनालिसिस करना प्रेफर करते हैं। एंड जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे होते हैं, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड हो गया या इंट्राडे ट्रेड हो गया, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। नाउ एक चीज अगर मुझे एक चीज पूछनी है, जस्ट पॉज करो एंड थिंक करो उसके बारे में, एंड उसके बाद कंटिन्यू करना वीडियो। क्या कोई हेल्दी पर्सन बीमार नहीं पड़ सकता? जस्ट थिंक, एक बार पॉज कर लो, सोचो, एंड उसके बाद कंटिन्यू करो। तो आंसर इज यस, एक हेल्दी पर्सन बीमार पड़ सकता है। इसलिए जो टेक्निकल एनालिसिस है वो यूजफुल होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, आपने कोई अच्छा शेयर खरीद लिया, अच्छा शेयर समझो आपने एनालाइज करके निकाल लिया, समझो कि रिलायंस की बात हो गई है। तो रिलायंस बेसिकली सबको लगता है कि ऊपर ही जाएगा हमेशा, पर ऐसा नहीं है, हमेशा ऊपर तो नहीं आता है, वो नीचे भी आता है, ठीक है। एंड उसी तरीके से कोई दूसरा शेयर देख लो, HDFC हो गया, बहुत सारे अच्छे अच्छे शेयर्स होते हैं जो हमेशा ऊपर नहीं आते, वो नीचे भी आते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस अगर हमें पता है, हमें टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से आती है, तो हम लोग उसका डायरेक्शन गेस कर सकते हैं, एंड उस डायरेक्शन के बेसिस पे ट्रेड लेके अर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गई एनालिसिस वाला पार्ट। आफ्टर एनालिसिस हम देखते हैं कि हाउ प्राइस मूव्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्राइस कैसे मूव करता है। बेसिकली तो डिमांड एंड सप्लाई से ही मूव करता है, पर समझो कि एक बायर है, उसे कोई चीज बाय करनी है 90 रुपीज में। एक बायर है, एक पर्सन है, उसे कोई चीज बाय करनी है 90 रुपीज में। एक ही सेलर अवेलेबल है लेट से, और उसे वो चीज सेल करनी है 100 रुपीज में। दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहा है, बायर बोलता है 90, सेलर बोलता है 100। बायर बोलता है 90, सेलर बोलता है 100। अगर ये ट्रांजेक्शन होना है, अगर ये ट्रांजेक्शन होना है, तो दोनों में से किसी एक को मतलब नेगोशिएट करते हुए एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल समझो कि बायर हार मान गया, बायर को लग गया कि अभी ये तो नहीं होने वाला है, ये तो नहीं देगा भाई, 90 रुपए का नहीं देगा, ये 100 रुपए में ही देगा। तो बायर अगर एग्री कर लेता है 100 रुपीज में बाय करने के लिए, ठीक है, तो उसका मार्केट का प्राइस क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। इस तरीके से प्राइस मूव करता है। एंड अगर समझो कि सेलर एग्री कर जाता है 90 रुपीज में सेल करने के लिए, तो उसका प्राइस जो है वो 90 हो जाता है, ठीक है। मतलब बेसिकली डिमांड जो है वो घट गई। सो इस तरीके से होता है। अगर बायर्स लोग इंटरेस्टेड है हाई प्राइस में बाय करने के लिए, तो प्राइस ऊपर जाता है। अगर सेलर्स लोग इंटरेस्टेड है कम प्राइस में सेल करने के लिए, तो प्राइस नीचे आता है। कब होते हैं बायर्स इंटरेस्टेड हाई प्राइस में बाय करने के लिए, जब उस चीज की डिमांड ज्यादा होती है। एंड कब कोई भी सेलर इंटरेस्टेड होता है कम प्राइस में भी सेल करने के लिए, जब उसकी डिमांड कम होती है। तो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई का गेम है जो आगे हम लोग सीखने वाले हैं। एंड इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है। वो सर्किट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अपर सर्किट, लोअर सर्किट। नाउ समझो कि कोई स्टॉक हो गया, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप कभी कभार कोई जगह पे जाते हो और देखते हो कि वो चीज खत्म हो गई है,
आपको कोई चीज खरीदना था, आपने जाके देखा उधर वो चीज नहीं मिली, ठीक है। तो समझो कि कोई स्टॉक है एंड लोग उसको कंटिन्यूअसली बाय कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली बाय कर रहे हैं, कोई उसको बेच ही नहीं रहा है। तो क्या एक पॉइंट आएगा कि वो ट्रांजेक्शन ही नहीं हो पाएगा? ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। स्टॉक मार्केट एक जीरो सम गेम है, जितने सेलर होते हैं उतने ही बायर होते हैं, ठीक है। तो अगर सेलर ही खत्म हो गए तो बायर्स लोग क्या बाय कर पाएंगे वो स्टॉक को? नहीं कर पाएंगे। इस सिचुएशन को बोलते हैं अपर सर्किट, जहां पे सिर्फ बायर होते, देयर इज नो सेलर। एंड लोअर सर्किट उसका उल्टा, समझो कि सब लोग सेल कर रहे, कोई स्टॉक है जिसके अंदर खराब न्यूज है, सब लोग उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। अगर सेल कर रहे तो कोई तो बायर चाहिए उसके लिए, जो उस चीज को बाय करता रहेगा, तो ही सेल वाला ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो समझो कि अगर कोई चीज खराब है तो कोई उसको जनरली बाय करता है क्या? नहीं बाय करता है। तो एक सिचुएशन ऐसा अस्यूम करो कि बहुत ही खराब कोई स्टॉक बन गया है, उसके अंदर बहुत ही नेगेटिव न्यूज है और कोई उसको बाय करने के लिए रेडी ही नहीं है, सब उसको सेल करते आ रहे, सेल करते आ रहे, सेल करते आ रहे। तो अगर बाय करने के लिए कोई रेडी नहीं है, बायर ही नहीं है, तो क्या सेल वाले ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लोअर सर्किट, जहां पे ट्रांजेक्शन नहीं हो पाता है, सेलिंग वाला। अपर सर्किट में बायर बाइंग वाला ट्रांजेक्शन नहीं हो पाता है, लोअर सर्किट में सेलिंग वाला ट्रांजेक्शन नहीं हो पाता है। एंड एक चीज और बतानी थी, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया था फंडामेंटल एनालिसिस में रिलायंस का, कि रिलायंस एक अच्छा स्टॉक है बट वो हमेशा ऊपर नहीं जाएगा, कभी कभार नीचे भी आएगा। एंड देन मैंने बताया कि टेक्निकल एनालिसिस से आप उसमें प्रॉफिट कर सकते हो। तो किस तरीके से उसमें प्रॉफिट कर सकते हो? एक टाइप का ट्रेड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। उस उस टाइप के ट्रेड से आप उसमें प्रॉफिट कर सकते हो। उसके अंदर बेसिकली कोई स्टॉक जिसका प्राइस नीचे जाने वाला है, उसमें हम लोग को शॉर्ट सेलिंग करनी होती है। देखते हैं हम लोग, वो भी देखते हैं। सो हाउ प्रॉफिट्स आर मेड, ये देखते हैं। सबसे पहला कैपिटल अप्रिसिएशन, आपने कोई स्टॉक को परचेस करके रखा है, उसका प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है एंड आपने उसको हायर प्राइस पे बेच दिया। 100 रुपए की चीज थी, समझे, आपने 100 रुपए में बाई किया था एंड आपने उसको बेच दिया 150 रुपीज पे। तो 50 रुपीज का आपको एप्रिसिएशन मिला, 50 रुपीज इज योर प्रॉफिट। नॉट 100% विल बी योर प्रॉफिट, मतलब जो भी आपको आया उसके वजह से आपको, बट ऑब्वियसली थोड़ा बहुत टैक्स भी पे करना पड़ता है। अगर आपका 1 ईयर के अंदर 1 ईयर के अंदर 1 लाख तक अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कुछ टैक्स नहीं पे करना है, बट अगर 1 लाख से ज्यादा एक्सीड कर जाता है तो आपको 15% टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिविडेंड। डिविडेंड बेसिकली जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कंपनी जब प्रॉफिट करती है तो दे थिंक अबाउट देयर शेयर होल्डर्स ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने उन लोग ने उनको स्टार्टिंग में हेल्प की थी और वो लोग अपना कुछ प्रॉफिट इस डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर्स को देते हैं। अभी कंपलसरी तो नहीं होता, ये प्योरली मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि उन्हें देना है कि नहीं देना है। बट इफ दे आर गिविंग, तो मतलब बेसिकली एक अच्छा हेल्थ, मतलब एक हेल्दी सिग्नल है। एग्जाम्पल कंसीडर करो कि कोई कंपनी ने डिसाइड किया कि नहीं मुझे नहीं देना है, तो इसका क्या हो सकता है? कंपनी ने डिसाइड किया कि हमें नहीं देना है, तो बाकी के लोग, बाकी के इन्वेस्टर्स को लगेगा कि यार कुछ तो कंपनी में शायद प्रॉब्लम है, इसके लिए वो लोग नहीं दे रहे डिविडेंड। एंड अगर लोगों को लगा कि प्रॉब्लम है और वो लोग ने सेल शेयर्स को सेल करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा? शेयर का प्राइस गिर जाएगा। और शेयर का प्राइस अगर गिरता है तो वो इम्पैक्ट मैनेजमेंट को भी करेगा, क्योंकि मैनेजमेंट के पास ज्यादा शेयर्स थे, मैनेजमेंट लोगों ने शेयर ज्यादा होल्ड रखा था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल स्टार्टिंग में बताया कि कंपनी को 1 लाख पार्ट्स में डिवाइड करके कुछ शेयर्स को लोगों में बांटा गया है, बाकी का पूरा जो शेयर है वो किसके पास है? वो कंपनी के पास है। तो उस शेयर का अगर प्राइस कम होगा तो कंपनी का भी वैल्यूएशन गिरेगा, कंपनी का भी लॉस होगा। इसके लिए कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए। एंड अगर इनकेस कंपनी का कुछ प्लान है, मतलब एग्जांपल, कभी कभी आपने देखा होगा कि एक शेयर है, जो लोग थोड़ा बहुत ओल्ड हो उन्हें पता होगा एमआरएफ शेयर के बारे में, जो ऑलमोस्ट 80,000 90,000 रुपीज के आसपास है। वो डिविडेंड खाली 3 रुपीज देता है, बहुत कम डिविडेंड। तो क्या ये एक नेगेटिव न्यूज हो सकता है? नहीं, ये नेगेटिव न्यूज नहीं होता, क्योंकि वहां पे मैनेजमेंट लोग इन्फॉर्म ऑलरेडी कर देते हैं कि हम आपको कम डिविडेंड दे रहे। वो इसलिए क्योंकि हम लोग जो प्रॉफिट है उसको यूज करने वाले और एक्सपांशन के लिए, ठीक है। तो बेसिकली मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, अगर मैनेजमेंट सारी चीजें बता रहा है तो ठीक है, नहीं बताता है तो इफेक्ट करना चालू कर देता है।
न्यूज चाहिए होता है बस मार्केट में मूवमेंट आने के लिए। अच्छी न्यूज है तो ऊपर जाता है, नहीं खराब न्यूज है तो नीचे आता है प्राइस उसका। थर्ड वन इज बायबैक। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट ऊपर बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर आपने कंपनी से कोई शेयर ले लिया तो आप कंपनी को नहीं देते हो, आप जब सेल करते हो तो दूसरे पर्सन को सेल करते हो जिसको वो चीज बाय करनी होती है। बट समटाइम्स कंपनी बायबैक भी अनाउंस करती है एंड लोगों से शेयर ले लेती है। ठीक है, लोगों से शेयर रिटर्न ले लेती है, उन्हें एक्स्ट्रा पैसे दे देती है। ठीक है, अब कंपनी ऐसा इसलिए करती है कि हो सकता है कंपनी में कोई नया पर्सन आया है और उस कंपनी में नया पर्सन को कंपनी थोड़ा एक्स्ट्रा इक्विटी देना चाहती है, पर वो इक्विटी जो है वो खुद के इसमें से नहीं देना चाहती, वो पब्लिक का उठा के देना चाहती है। तो वो केस में ये बायबैक अनाउंसमेंट होता है। ठीक है, एंड फोर्थ वन जो जस्ट अभी मैं डिस्कस कर ही रहा था कि शॉर्ट सेलिंग के बारे में। शॉर्ट सेलिंग होता क्या है पहले समझो। पहले नॉर्मल नॉर्मल कैसे लोग बाय करते हैं। 100 रुपए की कोई चीज बाय की फॉर एग्जाम्पल, उसका प्राइस 110 हो गया, 110 पे समझो उन्होंने सेल कर दिया तो 10 रुपीज का प्रॉफिट होता है। 100 पे बाय किया, 110 पे सेल किया तो 10 रुपीज का प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये कब करते हैं इंसान, मतलब लोग कब करते हैं इसे, जब उन्हें पता होता है कि उसका प्राइस ऊपर जाने वाला है। जब उन्हें पता होता है कि उसका प्राइस ऊपर जाने वाला है। नाउ एक सिनेरियो ऐसा भी होता है कि अगर प्राइस नीचे आने वाला है, अगर प्राइस नीचे आने वाला है तो हम लोग उसे, वो स्टॉक अगर हमारे पास नहीं भी है तो भी हम लोग उसको सेल कर सकते हैं। अब आपके पास नहीं तो किसका सेल होगा, वो ब्रोकर का सेल हो जाता है। ठीक है, जैसे अपस्टॉक जीरो था, उनके पास तो होगा ना वो शेयर एटलीस्ट, या उन लोग कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर सकते हैं बीएससी एनएससी के साथ। तो अगर आपको पता है कोई चीज का प्राइस गिरने वाला है तो आप उसे पहले ही सेल कर सकते हैं। समझो आपने सेल कर दिया 100 रुपीज पे, उसका प्राइस गिर के 90 पे आ गया तो आप उसे 90 पे बाय कर सकते हो, क्योंकि सेल किया है तो बट ऑब्वियस है आपको बाय करना पड़ेगा। सेल किया है तो आपको बट ऑब्वियस बाय करना पड़ेगा, क्योंकि सेल आपने किसका किया है, ब्रोकर का किया है। अब ब्रोकर का सेल किया है तो ब्रोकर को वो शेयर रिटर्न करना पड़ेगा, और रिटर्न आप तब कर पाओगे जब आप उसे बाय करोगे। तो फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज पे आपने सेल किया था एंड आपने उसे 90 रुपीज पे बाय किया, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं आपका बाइंग 90 है और सेलिंग 100 है। तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स आप 10 रुपीज प्रॉफिट में हो। इट मीन्स आप 10 रुपीज प्रॉफिट में हो। थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, वीडियो को एक बार जरूर पीछे रिवाइंड करके एक बार फिर से देखिए, शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट एक बार दो बार देखिए। एंड उसके बाद भी अगर इनकेस नहीं समझ आता है तो डेफिनेटली यू कैन मेल अस। ठीक है, आपको मेल आईडी ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है, तो ये होता है शॉर्ट सेलिंग, जहाँ पे अगर आपको पता होता है कि मार्केट नीचे आने वाला है तो आप उसे पहले सेल कर सकते हो, जब नीचे आ जाएगा उसको बाय कर सकते हो। नाउ शॉर्ट सेलिंग जो है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से सुनो। डेरिवेटिव्स में अलाउड रहती है। ठीक है, डेरिवेटिव्स में आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो मल्टीपल डेज के लिए, बहुत दिनों के लिए। पर अगर वो चीज अगर आपको इक्विटी में करना है शॉर्ट सेलिंग, तो वो सिर्फ आपको एक दिन के अंदर खत्म करना पड़ेगा। मल्टीपल डेज के लिए आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते हो इक्विटी में, एक ही दिन का रहेगा तो ही आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो इक्विटी में, मतलब इंट्राडे में। ठीक है, एक दिन है मतलब इंट्राडे हो गया एक तरीके से वो। ठीक है, सो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट सेलिंग करना है तो आपको डेरिवेटिव्स वाला चूज करना पड़ेगा, और आपको एक दिन के लिए बस शॉर्ट सेलिंग करना है तो आप इक्विटी पे जा सकते हो। दोनों में फर्क क्या होता है मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसमें ओनरशिप होती है, इसमें ओनरशिप नहीं होती है। एंड इसमें एक और चीज होती है कि इसके ना आप अपने मन मर्जी से क्वांटिटी में बाय कर सकते हो, एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, चार क्वांटिटी, कितना भी क्वांटिटी में आप बाय कर सकते हो, अपने हिसाब से होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ फिक्स नंबर ऑफ यूनिट रहते हैं, उतने बाय करने ही पड़ते हैं। एग्जाम्पल एसबीआई का इक्विटी आप बाय करोगे तो आपको 1500, मतलब आप कितना भी बाय कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 कितना भी कर सकते हो। पर अगर आपको एसबीआई का इक्विटी के बदले डेरिवेटिव बाय करना है तो आपको मिनिमम 1500 बाय करने पड़ेंगे, मिनिमम 1500 यूनिट बाय करने पड़ेंगे। ठीक है, इक्विटी में कितना भी बाय कर सकते हो, डेरिवेटिव में आपको मिनिमम 1500 बाय करने पड़ेंगे अगर वो एसबीआई का है। हर एक स्टॉक के लिए अलग अलग यूनिट होते हैं उसके डेरिवेटिव सेक्शन में। एंड हर एक स्टॉक का डेरिवेटिव भी अवेलेबल नहीं होता, कोई कोई कहीं अवेलेबल होता है। जो अच्छे स्टॉक होते हैं वही उनका ही डेरिवेटिव अवेलेबल होता है। ऑलराइट, एंड नीचे आते हैं।
तो ये सब हो गया कैपिटल एप्रिसिएशन। आपने कोई चीज बाय की जिसका प्राइस चला गया ऊपर, डिविडेंड बता दिया, बाय बैक बता दिया, शॉर्ट सेलिंग बता दिया। हाउ लॉस इज मेड, जैसे स्टॉक मार्केट में लॉस होता है ना, लॉस कैसे होता है? आपने कोई अच्छा स्टॉक नहीं लिया, उसमें कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं हुआ, उसका प्राइस नीचे जाना चालू कर दिया और आपने उसको बेच दिया। अब बेचने का दो रीजन हो सकता है, मजबूरी में आपने बेचा, आपको पैसे की जरूरत थी, या सेकंड वो रूल था आपको कि वो बेचना ही पड़ेगा। एग्जांपल, अगर आपने इंट्राडे का ट्रेड लिया हुआ है तो वो तो रूल ही है कि आपको एक दिन के अंदर वो ट्रेड खत्म करनी ही करनी है, तो उस तरीके से लॉस हो सकता है। एंड शॉर्ट सेलिंग में भी अगर आपने सेल किया हुआ है एंड उसका प्राइस ऊपर चला गया, आपने सोचा था नीचे आएगा पर उसका प्राइस ऊपर चला गया, तो आपको ऊपर बाय करना पड़ेगा। एंड अगर आपने ऊपर बाय किया, हाई प्राइस पे बाय किया, तो एक तरीके से आपका लॉस है, क्योंकि आपने हाई प्राइस पे बाय किया एंड लो प्राइस पे पहले से सेल कर दिया था। तो इस तरीके से लॉसेस भी होते हैं, ठीक है। हाउएवर लॉस को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कर रहे हैं तो समटाइम्स लॉस होता है, एंड उससे पैनिक नहीं होना है, बिकॉज स्टॉक मार्केट जो है वो एक टाइप का बिजनेस है, एंड बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस तो होता ही है। एंड आप अगर इसे पॉजिटिवली देखना चाहते हो तो आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि जैसे स्टॉक मार्केट, जैसे कोई भी बिजनेस हो उसके ना अलग अलग एक्सपेंस होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंस होता है, फिर मशीनरी का एक्सपेंस होता है, एक्सपाइजेड बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, एम्प्लॉयज का सैलरी होता है। स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टॉक मार्केट में तो एक्सपेंस कुछ भी नहीं है, बस आपको, आपका पास लैपटॉप है, इंटरनेट है, दैट्स इट। तो आपका जब कभी भी लॉस होता है तो आप उसको एक एज्यूम कर सकते हो पॉजिटिवली वे में लेने के लिए, कि आपने कोई क्योंकि ये आपका बिजनेस है तो आपने बिजनेस का एक एक्सपेंस कर दिया, समझो आपने किसी को सैलरी दे दी, समझो आपने किसी को रेंट पे कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप पॉजिटिवली ले सकते हो, एंड आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड आपको ओके रहना पड़ेगा कि अगर आपका लॉस होता है तो, क्योंकि लॉस कम ही होगा एंड प्रॉफिट ज्यादा ही होगा अगर हम लोग रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट कर रहे हैं, एंड ओवरऑल हम प्रॉफिटेबल ही रहेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम द बेसिक्स पार्ट। आई होप आप लोगों को मजा आया, ठीक है। जो अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, फर्स्ट टाइम आप बेसिक्स के बारे में जान रहे हो, तो इस वीडियो को जरूर एक बार फिर से रिवाइंड करके देखना, एंड इसके नोट्स जरूर बनाना अगर आप फर्स्ट टाइम इसे कर रहे हो। एंड अगर आपने ऑलरेडी, आपको बेसिक्स पता था, ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं, आप इसे इसको नोट डाउन नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग डीमैट की क्लास रहेगी, जिसके अंदर डीमैट अकाउंट को कैसे यूज करना है, उसके अंदर कौन कौन से टाइप के ऑर्डर होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टिल देन सी यू, बाय, टेक केयर एंड टेक इट इजी।